गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मित्रों? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज के सेशन पर बात कर लेते हैं। आज का सेशन आपका पूर्व के सेशन की भांति जीएस और हिंदी पर बेस्ड है। इसमें हम जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चंस कवर करें। 75 क्वेश्चन का एक पूरा सेशन है जिसमें आप जुड़िए और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन रखने की कोशिश की गई है पूरे सेशन में प्रैक्टिस सेट के जरिए। कोई भी सुझाव या सवाल आपके हों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। क्लास ओवर होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो पीडीएफ आपको ना मिली हो आप हमको क्या कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको हमारे नीचे एक लाइन चल रही होगी, उसमें हमारे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे। आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं या ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं हमारे। बाकी तैयारी का अब आज से मुझे अगर जोड़ा जाए तो आपके पास 8 दिन और बचे हुए हैं। 8 दिन में आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। जो टॉपिक्स आपके छूट रहे हैं, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं या अनसॉल्व लगाते वक्त जो टॉपिक्स पे आपको समस्या हो रही है, उन सभी टॉपिक्स पे को कवर करने का आपके पास केवल 8 दिन शेष हैं। तो केवल 8 दिन शेष को मानते हुए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और उसी के कड़ी में आज का सेशन हमने रखा है। आज प्रैक्टिस सेट का 75 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है जीएस और हिंदी का। तो आई होप आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। जब भी आप प्रैक्टिस सेट की क्लास को ज्वाइन कीजिए, चाहे मेरा क्लास हो या किसी अन्य का क्लास हो, तो उसमें एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का मीन्स ये हुआ कि जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर सीन हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसका जवाब देते हैं तो एक माइंड में, कॉन्शियस माइंड होता है आपका, उसमें वो चीज़ें सेटअप हो जाती हैं कि एक्चुअल में सर ने ये क्वेश्चन किया था फला वीडियो में और उसका जवाब ये होगा और ये क्वेश्चन मेरे पेपर में एज इट इज आ गया है या थोड़ा सा बदलाव करके आ गया है, लेकिन मुझे पता है कि आंसर क्या होगा। ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है कि आंसर को न्यूट्रलाइज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है आपको, कि उनके चारों के चारों जवाब एज इट इज लगते हैं कि सेम टू सेम है। बट होता क्या है कि उसमें से 3 जवाब ऐसे होते हैं जिनको आप अगर न्यूट्रलाइज करना चाहिए। न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको आगे हम बात करेंगे। आपसे बोला है कि 16 तारीख की क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। 16 तारीख की क्लास में क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कि पेन पेपर बेस्ड जो पेपर्स होते हैं उनमें क्या ट्रिक्स लगा के कुछ नंबर्स हम गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ज़्यादा डिस्कस करने का मीन्स हो जाएगा ज़्यादा टाइम पास। तो क्लास की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आई थिंक क्वेश्चंस आने लगे होंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो सभी लोग क्या करें, शेयर कर दें वीडियो को। शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर करिए। अगर आपका एक लाइक कमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट हमको भी होता है और चैनल को ग्रोथ में भी फायदा मिलता है। तो आई होप आप तो समझ ही रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार सबको जुड़ने देते हैं। 30 सेकंड का एक टाइम लेते हैं। 30 सेकंड में सभी लोग जुड़ जाएंगे आई थिंक, और उसके बाद क्लासेज हम शुरू करते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि ग्रुप्स पर जब तक लिंक नहीं पहुंचता तो कुछ लोग एक्टिव नहीं होते हैं। तो ग्रुप्स में भी लिंक हम डाल देते हैं एक बार, तो उसका एक बेनिफिट होगा कि लोग तत्काल जुड़ जाएंगे। तो तब तक आप लोग क्वेश्चंस स्क्रीन पर आ रहा होगा, स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखिए। आंसर अगर आपको आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए।
कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, बाकी उस पर चर्चा हम आगे करेंगे अभी। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आते हैं और आज की क्लास को यहीं से आरंभ करते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। और आई होप सभी तक स्क्रीन एकदम क्लियर जा रही होगी, ऑडियो भी क्लियर जा रहा होगा। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और इसी के साथ आज की क्लास भी आरंभ करते हैं। और जैसे हर क्लास आरंभ होती है तो उसके सामान्य जानकारी या जीके से हम लोग आरंभ करते हैं, उसी तरीके से है। चल क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई। क्या होगा, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए जवाब देने के लिए। चलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। अगर बात करेगा संपूर्ण भारत के संबंध में, भारत का मैनचेस्टर है तो भारत का मैनचेस्टर है गुजरात। और अगर बात करेगा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर है तो कानपुर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। अर्जुन, स्वागत है अर्जुन। चलिए सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है तमिल साहित्य। ठीक है, साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा? तमिल साहित्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगेगा या आपको लगेगा कि कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा उसके लिए, या उस पर कुछ भी आपको जानना होगा तो कमेंट में कीजिएगा, कोशिश करेंगे हम उसको बताने के लिए। चलिए, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वसुमित्र। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वसुमित्र। चलिए 3 नंबर का सही जवाब लेते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे? पतंजलि। ठीक है, इन्होंने व्याकरण की रचना की थी, ठीक, और महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी। याद रखिएगा, महाभाष्य भी, महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता है। अर्जुन 4 का ए। चल सही जवाब लेते हैं 4 के 1, 4 का। तो सही जवाब है ए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ता है। अगर बात करें जंग क्यों लगता है, तो लोहा जो होता है हवा में जो नमी होती है उसको सोख लेता है और जंग लग जाता है, जो किस कलर का होता है? भूरे रंग का होता है। ठीक है,
इस भूरे रंग की परत को क्या कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? पपड़ी की तरह लोहे के ऊपर जम जाता है, ठीक है, और उससे लोहे का भार बढ़ जाता है। चल, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड, असम और मिजोरम। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है गुजरात, झारखंड और मिजोरम राज्य से क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। अगर मैप पे बात करें तो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? MS वर्ड, DOC, MS एक्सेल, XLS, MS पेंट, JPG, MS पावर पॉइंट, PTP। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। ये सारे जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या हैं? एप्लीकेशन है, और इन एप्लीकेशन का जब हम सेव करते हैं तो ये सामने उनके एक्सटेंशन लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी एप्लीकेशन पे हम वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद जब उनको सेव करेंगे तो उस फाइल का लास्ट में जो जैसे मान लीजिए आपने ABC फाइल सेव किया, तो ABC फाइल .doc अगर लिखा गया तो ये क्या एक्सटेंशन बना रहा है? ये है एक्सटेंशन। ठीक है, चलते हैं वापस। आपका 6 का जवाब लेते हैं। तो 6 का सही जवाब है सुमेलित नहीं है। तो पावर पॉइंट जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, और बाकी सब के सब सुमेलित हैं। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .doc, MS एक्सेल का XLS, MS पॉइंट का JPG या PNG दोनों हो सकता है। MS पावर पॉइंट का PTP तो क्या होगा? PPT होगा। PPT पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होगा .PPT। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, और अगर बात कर ले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और इस पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर जब 11 दिसंबर 1946 को दोबारा बैठक हुई, ठीक है, तो अस्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। आपके ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्न्याश या अधिविक्क। अर्जुन से 7 का बी, 8 पे आ जाइए अर्जुन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब ले लेते हैं। तो 8 का सही जवाब है अग्न्यास। ठीक है, अग्न्यास ग्रंथि क्या है? शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य इसमें ग्रंथि में होते रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें अंतःस्रावी के रूप में तो इंसुलिन
तथा ग्लूकोन दोनों का ये श्रवण करता है और बहिस्रावर के रूप में क्षारीय अग्न्याशयी रस का निष्कासन करता है। ठीक है, जिनमें एंजाइम होते हैं और उस एंजाइम के जरिए आपके भोजन पचते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब देखते हैं। तो कौन सा बिल मुद्रा बिल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो है राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष। राज्यों के विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो प्रमाणित करता है कि ये बिल क्या है, मुद्रा बिल है या नहीं है। आप अर्जुन 9 का सी आपने दिया, ठीक है। राज्य के राज्यपाल का काम ये होता है कि जब भी कोई मुद्रा बिल पेश होगा तो पहले क्या किया जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल के अनुमोदन पर ही उस बिल को पेश किया जाता है, लेकिन डिसीजन लेने का जो काम है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 10, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारक से हैं? वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्न में लिखित में किस कारक से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण, आबादी बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ले लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं? आपके ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण या आबादी का बढ़ना। तो क्या है, ये सभी कारण हैं आबादी के बढ़ने की वजह से वनों की कमी हो रही है, नगरीकरण हो रहा है और प्रदूषण का बढ़ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, पांडिचेरी। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, पांडिचेरी। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो क्या है, पांडुचेरी सर्वाधिक बड़ा है किस आकार पे? क्षेत्रफल के आकार पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? आपके ऑप्शन है हॉर्नबिल, बी हमिंग बर्ड, गल या कठफोड़वा। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, बी हमिंग बर्ड, गल या कठफोड़वा। सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है बी हमिंग बर्ड। ठीक है, और अगर बात करें तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है हेलीकॉप्टर पंछी। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा होता है और इसके पंखों के जो रंग होते हैं वो इंद्रधनुष के कलर के होते हैं। ठीक है, और इसके जो उड़ने का तरीका है वो सेम हेलीकॉप्टर की तरह होता है, इसीलिए इसको हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशुलिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना,
भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कदम है। क्या है उस कार्यक्रम का नाम? तो कार्यक्रम का नाम है बेटी पढ़ाओ योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, शर मोहम्मद इकबाल, या बहादुर शाह जफर। तो सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है शर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना प्रसिद्ध शायर एवं देशभक्त सर मोहम्मद इकबाल ने 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगर ये बात करें कहाँ पहली बार इसको सुनाया था, तो पहली बार इसको इन्होंने सुनाया था कॉलेज लाहौर या लाहौर कॉलेज में। ठीक, लाहौर कॉलेज में इन्होंने सर्वप्रथम सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गाने को सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 15, पल्ली आंदोलन संबंधित है, पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, किससे संबंधित है पल्ली आंदोलन? चलिए आप लोग जवाब दीजिए, पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात? अ, सही जवाब ले लेते हैं पल्ली आंदोलन के संबंध में। तो पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे? उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात से? यह है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है पल्ली आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? चलिए सही जवाब ले लेते हैं भारत कला भवन। तो भारत कला भवन कहाँ पे है? बनारस में है। और बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या छठा? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या छठा? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, अगर दुनिया भर की सभी देशों को सम्मिलित किया जाए तो उनकी सड़क प्रणालियों का अध्ययन किया जाए तो भारत जो है उन सभी देशों में दूसरे स्थान पर है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई 33.2 लाख किलोमीटर है, 33.2 लाख किलोमीटर। ये कुल लंबाई है भारतीय सड़कों की। ठीक है, इसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है।
ठीक है। NH7 जो है वो सबसे लंबा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर, ठीक है। और अगर बात करें भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है तो गोवा में है, ठीक है। और सर्वाधिक सड़क किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। और सबसे कम घनत्व किस किस राज्य में है सड़कों का तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और दुनिया में सड़क प्रणाली में विश्व में पहला स्थान धारण करने वाला कौन है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब था? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब था? 1421, 1434, 1421 से 1434 तक, 1451 से 1489 तक, 1489 से 1517 तक, या 1517 से 1526 तक। जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, क्या जवाब होगा इसका? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? एक बार आप लोग ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन है? चलिए सही जवाब ले लेते हैं इसका। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो सही जवाब इसका है आपका 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासन भारत पर रहा है, ठीक है। सिकंदर लोदी के बारे में अगर बात करें तो इसका मूल नाम क्या है तो इसका मूल नाम निजाम खां है। मूल नाम की बात करेंगे तो मूल नाम है निजाम खां, ठीक है। निजाम खां इसका मूल नाम है, ठीक है। किसका उत्तराधिकारी था? बहलोल लोदी का। बहलोल लोदी का ये उत्तराधिकारी था, ठीक है। और सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि इसने कब धारण की तो 17 जुलाई 1489 को जब दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठा तो इसने अपना नाम सुल्तान सिकंदर शाह रखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, या महादेवी वर्मा? अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, या महादेवी वर्मा? चलिए 19 का सही जवाब ले लेते हैं। तो 19 का सही जवाब है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है अतीत के चलचित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वना आवरण है? यार फॉरेस्ट एरिया कुल कितना है? लगभग 5.88%, लगभग 6.88%, लगभग 10.8%, या लगभग 9.01%? उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वना आवरण है? चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है 6.88% कुल क्षेत्रफल का फॉरेस्ट एरिया आता है, ठीक है। अगर इसको किलोमीटर में बात करें तो 1683 वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र आते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के जो वन क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। उस पर विस्तृत चर्चा के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए जो चल रही हैं, उसमें आपको इस पर विस्तृत चर्चा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच
कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और ब्रिटेन, भारत और रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब लेते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य का जो संयुक्त अभ्यास है उसको कोंकण शक्ति 2021 नाम दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगाराजन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। और हरित क्रांति में अगर बात करें तो किसका प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ? तो अनाजों के उत्पादन के लिए इसमें कार्य किए गए और उसमें गेहूं, चावल जो था इन दोनों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ठीक है। लेकिन इस क्रांति में गेहूं का उत्पादन तेज हो गया और चावल का उत्पादन घट गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? ठीक है। तो सही जवाब लेते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और अगर इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो यह उत्तरांचल राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख से निकलती है। ठीक है। और गोमुख से निकलकर ये 39,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती हुई आगे बढ़ती है और उसका नाम क्या कहलाता है? भागीरथी कहलाता है। लेकिन जब वो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इन्हीं दोनों के मिले हुए स्वरूप को आगे गंगा के नाम से पुकारा जाता है। और गंगा पहली बार हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है। और ये हरिद्वार से होती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए ये कहाँ जाके निकल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। तो अगर इसकी कुल दूरी की बात करें इस उत्तराखंड से निकल के कहाँ तक जाने में? उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाने के लिए तो ये कुल दूरी 2525 किलोमीटर है। ठीक है। 2525 किलोमीटर है। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इलाहाबाद में कुंभ महामेले का आयोजन होने वाला है और ये कुंभ जो आयोजन हो रहे वाला है किसके? त्रिवेणी तट पर, गंगा और यमुना का त्रिवेणी तट है उसी पर उसका आयोजन होगा। तो संभावनाएं हैं कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवालिन को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? अलेक्सी नवालिन किस देश के नागरिक हैं? ईरान, रूस, उत्तर कोरिया या अफगानिस्तान? चलिए 24 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है रूस के नागरिक हैं अलेक्सी नवाल्नी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, बुध, मंगल या शुक्र? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, बुध, मंगल या शुक्र? सही जवाब लेते हैं। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है। और हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या अगर पूछ लेता है तो 8 है। और उन 8 ग्रहों में सबसे निकट सूर्य के कौन है?
बुध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या चौधरी चरण सिंह? इसका सही जवाब लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस या शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें तो इनका उपनाम चाचा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? आप सभी लोग जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए वीडियोस को और शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है शेयरिंग में, बट एक बार आप शेयर बटन पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर लगा देंगे तो काफ़ी है कि 2 4 6 10 लोग हो सकता है वीडियो देख लें, और हो सकता है आपके उसी शेयर की वजह से कुछ लोग को फ़ायदा मिल जाए, या आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके मिल जाए। ये नहीं मैं कहूँगा कि आपके 75 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करा रहा हूँ तो 75 के टोटल मिलेंगे। हर सेशन से अगर एक भी क्वेश्चन मिल गया तो आपके 20-25 सेशन हो रहे हैं, तो 20-25 सेशन के आसपास 20-25 क्वेश्चन पेपर में मिलने की संभावना है। तो सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, खुद भी लाइक कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए सभी लोग। निवेदन है थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, अगर सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है। चल आप लोग फिर से वीडियो पर ही वापस आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। और भारत के खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले जो कुल क्षेत्र हैं, उस कुल क्षेत्र का 47% भाग पर 47% भाग पर क्या होता है? चावल की खेती होती है, ठीक है। और गेहूं उत्पादन में भी बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? आपके ऑप्शन है भूटान, भारत, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। चलो तो सही जवाब ले लेते हैं। तो सऊदी अरब अमीरात ने घोषणा की है कि जीरो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वो करेगा 2060 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार या पंजाब? निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार या पंजाब? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है बी, ठीक है, हैदराबाद। और इसका अनावरण किसने किया है? तो भारत के पूर्व कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने, ठीक है। टैंक वंड एंड पॉर्नेट रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया सबसे बड़ा बल्ला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, ठीक है। और इस बल्ले की ऊंचाई अगर बात की जाए तो 56.10 फीट है और इसका कुल वजन
9 टन है, ठीक है। और किस लकड़ी का बना हुआ है? तो चिनार की लकड़ी का ये बना हुआ बल्ला है, चिनार। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? फैजाबाद, अयोध्या, मड़ुआडीह या मुगलसराय? देखिए ये भी क्वेश्चन एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अयोध्या इस समय पिछले 1 से 2 साल तक ट्रेंडिंग में रहा है, आगे भी 1 आध साल तक रहेगा। तो संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला अयोध्या से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन पेपर तो आपका क्वेश्चन रखेगा पेपर में, कुछ ना कुछ तो जरूर कोशिश करेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो फैजाबाद। चलिए, क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो वो ऑप्शन है फैजाबाद, ठीक है। फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रखा गया है। कब रखा गया है? तो 23 अक्टूबर 2021 में फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अयोध्या कैंट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ। आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या बिहार? चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब लेते हैं तो सी, ठीक, गुजरात में देश का पहला टेस्ट ट्यूब बछड़ा बन्नी नस्ल की भैंस के 6 बार आईवीएफ गर्भाधान के बाद पैदा हुआ है, ठीक है। यह प्रक्रिया सुशीला एग्रो फॉर्म के किसान विनय एल वाला के घर जाकर पूरी की गई है, ठीक है। यह फॉर्म गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेश गांव में स्थित है, ठीक है। गुजरात में है और जिला अगर है तो जिला है सोमनाथ और गांव है धनेज। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 14 सितंबर 2018 को भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई। आपका दूसरा लेते हैं, दूसरा कथन है इस बैठक में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपयुक्त में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक व दो, ना तो एक ना ही दो। रमाशंकर जी, स्वागत है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब लेते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, ठीक है। सितंबर 2018 में भारत और रूस के बीच 23वीं अंतर सरकारी आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग की बैठक हुई थी, ना कि 22वीं, वहां 22वीं लिखा हुआ है, ठीक है। और इस बैठक में 2025 तक 50 अरब डॉलर, ठीक है, यहाँ 2030 लिखा हुआ है, ये 2025 होगा, 2025 तक 50 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या नागपुर? देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, नागपुर? चलिए, सही जवाब ले लेते हैं तो नागपुर में देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के तात्कालिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या महावाक्य उपनिषद?
सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या महावाक्य उपनिषद? चलिए 34 का सही जवाब ले लेते हैं। तो मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। ठीक है, या भारत के जो राज्य चिन्ह है उस पर अंकित शब्द है। ठीक, और भारत का जो राज्य चिन्ह है वो मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित जो सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन? देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसने सारे नाम जो है क्या किया, इंग्लिश में कर दिया है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी या असेंबली हॉल, ये तीनों नाम इंग्लिश में रख दिए गए हैं। ठीक है, चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब 35 का ग्रेट गैरनरी है। ग्रेट गैरनरी को ही क्या कहा जाता है? अन्नागार। ठीक है, अन्नागार को ही ग्रेट ग्रैनरी कहा जाता है, और ग्रेट बाथ का मतलब स्नानागार होता है, बृहत स्नानागार आपने सुना होगा। ठीक है, तो इनके नाम को केवल उसने इंग्लिश में कर दिया है। बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक मुख्य शहर है। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी जी ने की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, डी.पी. खेतन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या टी.टी. कृष्णमाचारी? भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या टी.टी. कृष्णमाचारी? चलिए सही जवाब लेते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें अगर उनके बारे में, तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु अगर की बात करें तो मृत्यु हुई थी उनकी उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को, और 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह? निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बनारस में, जो कि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से इस योजना का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 38 और जीके का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है सेवन मोंक, अल्फा सेंटोरी, बिग डिम्पर या स्मॉल बियर? सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। तो सही जवाब होगा बिग डिम्पर। तारामंडल के सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से पुकारते हैं? तो बिग डिम्पर के नाम से पुकारते हैं। चलिए यह था अभी तक का आपका कौन सा सेशन? जीके का। और अभी स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चंस का, और 75 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में
सर्वनाम शब्द है? दान, भजन, कुछ या पढ़ना। निम्न में सर्वनाम शब्द है? दान, भजन, कुछ या पढ़ना। चलिए 39 का जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है सी जो है वो एक क्या है? सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। बाकी सर्वनाम के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में विशेषण शब्द है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। निम्न में विशेषण शब्द है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। सही जवाब लेते हैं। सही जवाब है डी जो है ये क्या है? विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना, जगाना, पढ़ना या बदलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जगाना जो है एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में अव्यय है? निम्न में अव्यय है? भारत, श्याम, आह या दक्षिण। निम्न में अव्यय है? भारत, श्याम, आह या दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब लेते हैं। तो आह क्या है? आह एक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 43, आंख का पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है? लोचन, पावक, वसन या प्रभा। आंख का पर्यायवाची है? लोचन, पावक, वसन या प्रभा। सही जवाब लेते हैं। आंख का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन होगा। ठीक है। अन्य पर्यायवाची की अगर आंख की बात करें तो आंख के अन्य पर्यायवाची हैं चक्षु, नयन, दृग, नेत्र और अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इस पंक्ति में कौन सा रक्ति है? मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनाशी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना, इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? शांत रस है। और शांत रस का अगर अस्थाई भाव की बात करें तो वैराग इसका अस्थाई भाव होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और 46 शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, तक्षक। आपके ऑप्शन है बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास या विश्वकर्मा। तक्षक। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो शिलान्यास क्या है? इसका अर्थ नहीं है तक्षक का। तक्षक का अर्थ है बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा, जबकि शिलान्यास क्या है? इन तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 46, भाव, भवन, दर, विचार या अभिप्राय। भवन, दर, विचार या अभिप्राय। चलिए 46 का सही जवाब लेते हैं। तो भवन क्या है? इन तीनों विकल्पों में से अलग है। भाव के अर्थ विचार से हैं, दर से भी हो सकता है और अभिप्राय भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिए गए विकल्पों में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों और विचारों। चलिए सही जवाब देते हैं। सही जवाब आपके हैं 47 के लिए, आविष्कारों के जरिए क्या कर रहे हैं वैज्ञानिक? हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो हो सकता है संक्रमक,
आक्रामक, अतिक्रामक या अभिक्रमक। चलिए 48 का सही जवाब लेते हैं, तो सही जवाब है संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 49 या 49, सछत्रास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है सचधन छात्रस्त्र, सतधन शास्त्र, ससधन छात्र या सचधन शास्त्र। चलिए 49 का जवाब ले लेते हैं, तो सतधन शास्त्र जो होगा सच शास्त्र का समुचित विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 50, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। सही जवाब ले लेते हैं, तो अलुक तत्पुरुष जो है क्या है? युद्ध में स्थिर रहने वाले का समास विग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार। सही जवाब ले लेते हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध कन्नड़ से है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। चलिए सही जवाब ले लेते हैं, तो अव्यय पदबंध जो है निम्न पदबंध का भेद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? चलिए आपका सही जवाब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का, तो सही जवाब है निजवाचक सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 और 56, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटकर उन्हें चिन्हित करें। उचित विलोम छांटकर उन्हें चिन्हित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 एक बार देख लेते हैं, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का विलोम क्या होगा? भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। चलिए सही जवाब ले लेते हैं इसका, तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन है नियोग, भोग, अभियोग या रोग। तो योग का सही विलोम होगा भोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। ये उत्तरीय का विलोम पूछ रहा है, टोपी, साड़ी, कोट या अधोवस्त्र। चलिए तो उत्तरीय का विलोम क्या होगा? अधोवस्त्र। क्वेश्चन नंबर 56, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है, तो यहाँ ओजस्वी का विलोम आपको देखना है, शोककुल, कामुक, कांतिहीन या मलिन। तो ओजस्वी का विलोम होगा कांतिहीन। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु जो होती है वो क्या होती है? शैतान की आंत कहलाती है मुहावरे के रूप में। क्वेश्चन नंबर 58, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर या कारणमाला। सही जवाब लेते हैं, तो अनुमान अलंकार का लक्षण है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 59,
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, सौरसैनी, व्राचड़ या अर्धमागधी? चल 59 का सही जवाब लेते हैं, तो सौरसैनी का अपभ्रंश है हिंदी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 60, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक? चलिए क्वेश्चन नंबर 60 सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? यहाँ याद रखिएगा, किसका उपदेश नहीं दिया है? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब लेते हैं, तो इसका सही जवाब होगा सी, स्त्री पुरुष की समानता। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? या पद्मावत क्या है, सीधी सी बात पूछ रहा है। वक्रोक्ति, अन्योक्ति या समोसोक्ति या रूपक काव्य? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब ले लेते हैं, तो 62 का सही जवाब है समासोक्ति जो है वो पद्मावत की भाषा है, या पद्मावत जो लिखा गया है वो समासोक्ति में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 से 67, निम्नलिखित वाक्यों में उसके प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो ये सीधा सा बात कह रहा है कि इन सभी जो वाक्य है, ये पूरा वाक्य है और उस वाक्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, यानी उसके सीरियल क्रम को अलग अलग कर दिया गया, आपको क्रम में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो या ऑप्शन है या अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत टिकट लगा और पते वाला लिफाफा फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। तो इसका अगर सही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं तो सही क्रम क्या होगा? प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस भेजा नहीं जाएगा। यानी सही ऑप्शन 3142 होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या होगा, 3142। ठीक, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा, रा वा या ला। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य इस विषय में प्रकाशक होने वाले नुकसान संलग्न करे कि फोटो खींचे हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसका व्यवस्थित क्रम देख लेते हैं 64 का। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो देख लेते हैं, रा वा या ला, रा वा या ला, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी जिसके गुण सुंदर हैं, क्या मैं सुंदर हूं, पोलियो का। दूसरा ऑप्शन, अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, सुंदर वही है। तीसरा ऑप्शन है हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, ना ही। चौथा ऑप्शन है रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा। और अंतिम है ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 के अंशों का सही क्रम लगाते हैं। तो कह रहा है, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, ना ही
अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना का ग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो इस ऑप्शन को अगर मिलाएं तो ला रा या वा, ला रा या वा जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं। मीठे से उबे हुए छाछ समोसों पर मसोस कर रह जाते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान राबड़ी का जुबान बिठा लेते हैं। दूसरे लोग तब मन निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। चलिए 66 का देखते हैं अंशों का सही क्रम क्या होगा। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभवों का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते हैं और मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं और दूसरे लोग तब मन मसोस कर रह जाते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। यानी या ला रा वा, या ला रा वा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य अयोध्या चले गए, वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा, पुस्तकें लिखी जिसमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, राम लला नहछु और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध है। चलिए 67 का सही क्रम देख लेते हैं। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, वहां उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने अन्य पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त रामायण, राम लला नछु और हनुमान बाहुक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन देखते हैं ला या रा वा, ला या रा वा। क्वेश्चन नंबर 68 टू 72। निम्नलिखित गद्यांशों को भली भांति पढ़ें। इससे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का चयन करें। गद्यांश देखते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रहना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि वहां मुझे शांत रहना है, मुझे किसी की परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाती है और जीवन अधिक आनंदमय लगने लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी में किस दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तक की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम इस गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल, शांत रहो, सुखी रहो और सफलता का उपाय। तो शांत रहो, सुखी रहो इस उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक होगा।
69 क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? महायोग, शांति, सुख का मार्ग या क्रोध पर विजय। चलिए 69 महायोग कहा गया है शांत रहने की प्रवृत्ति को। क्वेश्चन नंबर 70 क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुब्बार और पाचन क्रिया से जुड़े। तो गद्यांश के हिसाब से पाचन क्रिया से जुड़े जो भी रोग हैं वो क्रोध को काबू रखने पर दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर या मस्तिष्क पर। चलिए 71 का जवाब लेते हैं। तो ओजस्वी चेहरे पर। देखिए गद्यांश के आधार पर इसका जवाब देना है। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो गद्यांश में कहा है ओजस्वी चेहरे पर। क्वेश्चन नंबर 72 शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, विश्वासपूर्ण पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सो जाएं। तो उसने कहा है कि दैनंदिनी आप बनाइए, और क्योंकि जवाब आपको देना किसके बेस पे? गद्यांश के बेस पे, तो उसके आधार पर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 से 75 प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे शब्द में से 3 अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उसे चिन्हित करें। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। ऑप्शन है कवियत्री, कवित्री, कवयित्री या कवित्री। 73 का जवाब लेते हैं। तो कवित्री का शुद्ध रूप होगा कवयित्री। ठीक है। 74 प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। ये श्रुति लिपि गलत लिखी हुई है, तो कैसे गलत है ये आपको उसका शुद्ध रूप इसमें से ढूंढना है। 74 में तो श्रुत लिपि जो है उसका सही होगा, श्रुति लिपि नहीं होगा। 75 भग्गू सेठ को बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। सही लिखा वट क्या होगा दुष्चरित्र का? आपके ऑप्शन 4 हैं, तो 75 का सही जवाब ले लेते हैं। तो दुष्चरित्र जो ए में लिखा हुआ है ऐसा ही क्या होगा? भग्गू सेठ बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। तो ये आपके आज का सेशन के सारे सवाल थे, और आई होप आप सभी को अच्छा भी लगा होगा पूरे सेशन का। तो एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दूसरी चीज, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपी के लिए थोड़ा सा आप अनसॉल्व पेपर लगाइए। अनसॉल्व पेपर में जिस भी सेक्शन में आपको समस्या लग रही है उस सेक्शन के टॉपिक्स को यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी का कोई सेशन स्टार्ट किया, मतलब आपने अनसॉल्व लगाना चालू किया और समास में आके आप अटक जा रहे हैं या समास में काफ़ी गलतियां हो रही हैं, तो कुछ करना नहीं है। यूपीपी समास आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और उससे संबंधित कई वीडियो मिल जाएंगे। शॉर्ट वीडियोस जो होंगे उनको आप देखिए, उससे कुछ आपको टेक्निक मिल जाएंगी उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो यही तरीका है कि आपके 8 दिन के टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अब नया पढ़ने से अच्छा है जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको बेहतर करिए, और अगर उस पुराने पढ़े हुए को बेहतर कर ले गए तो आपकी स्कोरिंग अच्छी होगी। अगर स्कोरिंग आपकी अच्छी होगी तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उससे आप क्या करेंगे कि आपका स्कोर जब गेन करेगा, क्योंकि आपके गलत क्वेश्चन हल करने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो उससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, इसका ख्याल रखिएगा। और इसी के साथ आज के सेशन को हम गुड बाय कहते हैं, और आई होप आप सभी को सेशन का फायदा मिलेगा और आप उसको यूटिलाइज भी करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते फिर दोबारा निवेदन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा,
स्टेटस लगा दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे। इसी के साथ गुड बाय एंड गुड डे।